रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने नॉर्थ अमेरिका तो कंप्लीट कर लिया। आज हम मिडिल अमेरिका को पढ़ेंगे। मिडिल अमेरिका वर्ड सुन के लगता है कि सेंट्रल अमेरिका कहाँ गया। हमने ऐसा भी कुछ वर्ड सुना था। आज समझ आ जाएगा, हम उन सब चीज़ों को इसी के अंदर फिट कर देंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि हम मिडिल अमेरिका में पढ़ने किसे जा रहे हैं। मिडिल अमेरिका, जैसे घी खालस होता है ना, वैसे ही अपने लेक्चर कैमरा ऑन होते ही सीधा कंटेंट स्टार्ट होता है। कोई लेफ़्ट राइट नहीं, कोई अप डाउन नहीं, टू द पॉइंट, काम ही करना है आपको। ओके, मिडिल अमेरिका में क्या क्या कवर होगा रंजीत? सबसे पहला इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो है दैट इज़ मैक्सिको। दूसरा सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स, एंड द थर्ड वन कैरिबियन आइलैंड्स। सो मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स एंड कैरिबियन आइलैंड्स। तो सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स में से अगर रिपब्लिक वर्ड निकलता है तो ये हो गया सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड कैरिबियन आइलैंड्स। इन तीनों से मिलके बनता है हमारा मिडिल अमेरिका। हम मिडिल अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एनी डाउट? वेरी नाइस, गुड। एक बार में पहले हम इसका नक्शा देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने किसको जा रहे हैं। ओके, चलिए मैं आपको मैप के वाया समझाता हूँ। हम बुक वाले मैप्स को भी देखेंगे। बुक वाले मैप से मेरा मतलब होता है कि एटलस को भी देखेंगे। पहले हम इसे समझ लें। देखिए, सबसे अच्छा मैप बुक पे ही दिया है, मैंने नेट पे सर्च किए, बट मुझे बेहतरीन यही लगा। पर ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा जब साइज़ बढ़ाएंगे हम। आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, मैं समझा सारा कुछ दूंगा। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले बेटा, वहाँ से मैप दिखना मुश्किल होता है ना, गुड गर्ल बन के वहाँ आ जाओ। सेकंड गुड गर्ल, यहाँ आ जाओ, जल्दी जल्दी, क्विक। चलिए आइए, ये देखिए। सो दिस इज़ मैक्सिको, मैक्सिको। तो मैक्सिको को हमने अलग ही रखा है, हम मिडिल अमेरिका की बात कर रहे हैं। दिस इज़ मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री कोलंबिया तक, मैक्सिको के नीचे, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नीचे जाता होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं गया, उसकी एक कंट्री कोलंबिया तक जो ये नेशंस हैं, ये हैं सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स। ये हैं सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स। जैसे मैक्सिको से नीचे चले जाएं हम, तो हमें ये नज़र आ रहा है ईस्ट में ये वाला, दिस इज़ बेलीज़, ये बेलीज़ है। उसके बाद दिस वन इज़ द ग्वाटेमाला। तो बेलीज़ की कैपिटल बेलमोपेन। मैं बोलूँगा, जब सुन रहा था तब तुम बोले नहीं, अब मत बोलो हैं। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद हम नीचे आए, देखिए ग्वाटेमाला के बॉर्डर को दो कंट्रीज टच हो, ऐसे ध्यान से रखना है हमेशा कि मैक्सिको के साउदर्न बॉर्डर को दो कंट्रीज टच होती हैं, बेलीज़ एंड ग्वाटेमाला। फिर ग्वाटेमाला के साउदर्न बॉर्डर को दो कंट्रीज टच हो रही हैं, ध्यान से देखिए, होंडुरस एंड एल सल्वाडोर। होंडुरस एंड एल सल्वाडोर। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, होंडुरस के साउदर्न बॉर्डर को टच हो रही है निकारागुआ। और उसके बाद इसको फिर साउथ में टच हो रही है, दिस इज़ कोस्टा रिका। और उसके बाद नीचे चले गए तो कोस्टा रिका के साउदर्न बॉर्डर से साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को टच हो रही है, दिस पनामा। तो एक्चुअली में यूएसए, कनाडा,
यानी कि दैट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जो जोड़ रहे हैं वो मैक्सिको प्लस ये सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं। ये पतला सा, और इसमें पतला होते 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 ये पनामा सबसे पतला हो जाता है। ओके, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो दिस इज़ द थिंग। तो मैक्सिको हमने देख लिया, सेंट्रल अमेरिकन हमने देख लिया। हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैक्सिको है, दिस द मैक्सिको शेयरिंग द बॉर्डर विद यूएसए। नीचे आइए, मैक्सिको के बॉर्डर को कौन शेयर कर रहा है नीचे? फिर इधर बेलीज, इधर बेलीज और इधर ग्वाटेमाला, इधर बेलीज इधर ग्वाटेमाला। अब इससे नीचे हम अगर आए तो कौन शेयर कर रहा है? होंडुरस, इस तरफ होंडुरस और इधर एल सल्वाडोर। ओके, इससे अगर हम नीचे आए तो कौन शेयर कर रहा है? निकारागुआ। फिर हम नीचे आए तो कौन शेयर कर रहा है? कोस्टा रिका। और फिर नीचे गए तो हो रहा है पनामा। इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में रख लो, ठीक है? सो मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। देन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोलंबिया। भाई कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, अभी बताएंगे। ओके, दो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर हमने देख लिए मिडिल अमेरिका के, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स। अब अगले की कहानी, दैट इज़ कैरिबियन आइलैंड। तो आओ यहाँ से देखते हैं हम। तो देखिए दिस मैप, इस मैप को देखिए। ये तो हम जानते हैं अटलांटिक ओशियन पूरा जा रहा है ना? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, बट दिस वन इज द कैरिबियन सी, इज द कैरिबियन सी। इसलिए ये जो कैरिबियन सी है उसके पास ये सभी के सभी जो आइलैंड्स हैं, इन्हें हमें कैरिबियन आइलैंड कह दिया। जानते हो कितने आइलैंड्स हैं? ऑलमोस्ट 7,000। हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर? ऑलमोस्ट 7,000। बहुत ज़्यादा है। और इन 7,000 आइलैंड्स को हमने कुछ ऐसे बांटा है, दैट इज ग्रेटर एंटिलेस एंड लेसर एंटिलेस। ग्रेटर एंटिलेस और लेसर एंटिलेस। ओके, तो आपको कई बार ये भी सुनने में आ सकता है द एंटिलेस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रेटर एंटिलेस कहाँ है, लेसर एंटिलेस कहाँ है, वो ऐसे समझ लेना, हमने अभी दिखा देंगे आपको। ओवरऑल ये 7,000 आइलैंड्स जो हैं कहाँ से कहाँ फैले हुए हैं वो हमने पहले यहाँ पर देखना है। ध्यान से देखिए, ये तो यूएसए का फ्लोरिडा है, ये उसका मियामी। ओके, तो ये एक तरह से बहामास से लेके द बहामास आइलैंड, बहामास से लेकर के ये बारबाडोस, बहामास से बारबाडोस तक ये पूरे के पूरे लगभग 7,000 आइलैंड हैं। बहामास से बारबाडोस तक पूरे के पूरे 7,000 आइलैंड हैं। इसको हमने द कैरिबियन आइलैंड कहा है। क्लियर हो गया था कैरिबियन आइलैंड? तो हम मिडिल अमेरिका में 3 अलग अलग तरह के लैंडमास को मिडिल अमेरिका का पार्ट मान रहे हैं। एक हमने मैक्सिको को माना, एक हमने सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स को माना और एक हमने कैरिबियन आइलैंड्स को माना। इन तीनों को मिला के बात बनती है और वर्ड यूज़ होता है द मिडिल अमेरिका। क्लियर? दूसरा शब्द, कई बारी आप इस रीजन को एसोसिएट करते हैं लैटिन अमेरिका से भी। आप इस रीजन को एसोसिएट करते हैं लैटिन अमेरिका से भी। पूरा लैटिन अमेरिका इसमें है ऐसा नहीं है। यहाँ से लैटिन अमेरिका शुरू होके नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक जाता है।
तो उसमें लातिन अमेरिका में फिर ये हिस्सा भी आता है, तो आप इसे लातिन अमेरिका से भी एसोसिएट करते हैं, यानी कि लैटिन अमेरिका। और रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपको जो लोग मिलेंगे, यानी कि जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट मिलेगा, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट यहाँ पर आए, वो या तो जैसे स्पेनिश, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, तो स्पेनिश, पोर्तुगीज़, फ्रेंच का यहाँ डोमिनेंस अगर आपको मिलता है, फिर इटालियन लैंग्वेज भी होती है और रोमानियन भी। ये सब यूरोप के उस दक्षिणी देशों की भाषाएं हैं जिनकी मदर लैंग्वेज कभी पास्ट में लैटिन रही है, जिनका आरंभ लातिन रहा है। वो उनकी जो पेरेंट लैंग्वेज थी वो लैटिन है। बेटा जसनीत, जब मैं यूरोप की साउदर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इमेजिन हो रहा है ना कुछ, पोर्तुगीज़, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये लैंग्वेजेस जो है ना, इनकी पेरेंट लैंग्वेज इटालियन और सॉरी लैटिन। तो इसलिए वहाँ से लोग निकल के कहीं भी जब जाते हैं, हम उनको लैटिन पीपल कह देते हैं, लैटिन लैंग्वेज के बेस पे। तो उन्हीं लोगों का प्रभाव यहाँ पड़ा है, इसलिए इसे फिर लैटिन अमेरिका भी कह देते हैं। लैटिन अमेरिका का अंग है ये। ओके, दिस रीजन। इतनी बात क्लियर हुई? चलो आओ कुछ और तथ्यों को समझते हैं। पहले हम इसको डीमार्केट करते हैं। हमारी खूबसूरती है ना, हर चीज़ डीमार्केट करते हैं। चलो डीमार्केशन देखो इसका क्या है। देखो इस रीजन में, इस रीजन की खासियत क्या है, ध्यान से समझो। इस ओवरऑल रीजन को एक ब्लॉक के रूप में देखो। एक ऐसा ब्लॉक बन रहा है ना, दिस होल ब्लॉक, मैक्सिको, द सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स एंड द कैरिबियन आइलैंड्स। तो दिस इज द ओवरऑल ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में आप देखिए, ईस्टर्न एंड पे इस ब्लॉक के अटलांटिक ओशियन है, वेस्टर्न एंड पे पैसिफिक ओशियन है। सो ईस्टर्न पे अटलांटिक, वेस्टर्न पे पैसिफिक, साउदर्न में साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न में नॉर्थ अमेरिका। उत्तर की दिशा में नॉर्थ अमेरिका, पश्चिम की दिशा में पैसिफिक, दक्षिण में साउथ अमेरिका, पूर्व में अटलांटिक। ओवरऑल इसका एक डिमार्केशन ये है, 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 ओशियंस। और इसमें स्पेसिफिक डिमार्केशन अगर हम करें तो ये आइए, कैरिबियन आइलैंड्स का स्पेसिफिक डिमार्केशन देखिए ऐसा है। इनके वेस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सेंटर में कैरिबियन सी है, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। ओके, वेस्ट, सेंटर, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए गुड। क्यूबा, क्यूबा ये 2 कंट्री से मिलके बना एक आइलैंड है, इसे हिस्पैनियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्पैनियोला। ओके, तो ये 2 कंट्रीज कौन सी हैं? वेस्ट वाली हेटी, ईस्ट वाली डोमिनिकन रिपब्लिक। हेटी एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, इसके बाद इधर दिस इज पोर्टो रिको एंड दिस वन इज द जमाइका। कौन सा फेमस एथलीट आता है जमाइका से? उसेन बोल्ट। भाई जब दौड़ते हैं ना, समझ लो फिर क्या दौड़ता है। दौड़ते हैं तो निश्चय कर दौड़ते हैं कि जीत के रुकूंगा, और ये उनका कॉन्फिडेंस उनकी दौड़ में दिखने लग जाता है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, तकनीकी कितना भी करेक्ट हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक दर्शक के रूप में देखते हुए ये यकीन ही होता है कि वो अभी पीछे है ना, बस अभी रुको, 3 सेकंड बाद देखना वो कहाँ होगा। वो जीतेगा क्योंकि उसकी बॉडी में रुआं रुआं कह रहा होता है कि तू ही तो जीतना है। वो उसेन बोल्ट जमाइका से। ओके, फ्रॉम जमाइका। क्लियर? साफ वाली फ़ोटो देखते हैं इसकी। हमने ये वाली तो देख ली, आओ साफ वाली।
देखो कितनी साफ, कितनी सुंदर, है ना। इसमें देखो कंट्रीज कितनी साफ दिख रही हैं। मैक्सिको, बेलीज़, येलो वाली बेलीज़, ग्वाटेमाला, ये लाइनों लाइनों वाली होंडुरस, ये पर्पल वाली एल सल्वाडोर, ये येलो फिर निकारागुआ, ये ग्रीन वाली कोस्टा रिका, और ये क्रीम कलर की पनामा। तो इधर आओ अब, ये वाले, ये देखो, क्यूबा आइलैंड, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको और जमाइका, ये बड़े आइलैंड्स हैं ना, तो इसको कहते हैं ग्रेटर एंटिलेस। सो द ग्रुप ऑफ बिग आइलैंड्स इन द कैरिबियन रीजन इज कॉल्ड ग्रेटर एंटिलेस। और इनके अलावा ये सारे छोटे छोटे, ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लेसर एंटिलेस, और ये वाले क्या हैं, द ग्रेटर एंटिलेस। ओके, तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ ध्यान से गौर करो, इस फोटो में ये सारे छोटे छोटे, ये सारे छोटे छोटे ये लेसर एंटिलेस हैं। ओके, इनमें सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लुक एट दिस, बहामास, ये यूएसए के क्लोज है, बट फिर भी हम इसे मिडिल अमेरिका में ही पढ़ रहे हैं, रीज़न समझ आ जाएगा। और सबसे नीचे साउथ अमेरिका के क्लोज, यानी कि वेनेजुएला के, दैट इज़ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो ट्रिनिडाड। ओके, तो ट्रिनिडाड सबसे नीचे दिख रहा है, बहामास हमें ऊपर दिख रहा है, एक यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका के क्लोज है, फिर भी हम मिडिल अमेरिका में पढ़ रहे हैं, एक साउथ अमेरिका यानी कि वेनेजुएला के क्लोज है, फिर भी हम उसे मिडिल अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आएगा समझ क्यों पढ़ रहे हैं, आएगा, बस मुद्दे की कहानी ये थी। इतनी बात समझ आई। ग्रेटर एंटिलेज और लेसर एंटिलेज आज के बाद किसी किताब में लिखा होगा, बता दोगे? कह रहे हैं बता देंगे, पूछता हूँ एक बार, बताना जरा जसनीत, डरे बिना बताओ, घर जाके पढ़ लेना अच्छे से। कौन बताएगा? रंजीत बताओ बेटा। हेटी यानी कि हिस्पैनियोला, नो, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, क्यूबा, पेब्लो एस्कोबार का इलाका। पेब्लो तो पंजाबी गानों में आता है, उसको तो याद कर लो, है कि नहीं। और पोर्टो रिको, तो आप इसको ऐसे याद करो ना, 4 बड़े आइलैंड, पहला द क्यूबा, देन जमाइका, देन हिस्पैनियोला, देन पोर्टो रिको। हिस्पैनियोला में 2 आते हैं, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, दैट्स इट। ये हैं ग्रेटर एंटिलेस, और बाकी सारे क्या हैं बेटा? एंटिलेस। ओके, गुड। एक और फैक्ट, ये सभी के सभी मिडिल अमेरिका के, अगर हम मुल्कों की बात करें तो मैक्सिको को छोड़ ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। पहली बात सुन लो भाई, हम ज्योग्राफी में हैं तो स्पेसिफिक भी होना पड़ता है। पहले तो जनरलाइज बता दिया, अब स्पेसिफिक सुनो। सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स सारे नीचे हैं, और कैरिबियन आइलैंड काफ़ी हद तक नीचे हैं। वो वर्ड समझा दूंगा कि काफ़ी हद तक का मतलब क्या है। तो ऐसा क्यों बोला? ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन आया ना 11 तारीख को, एक, कितनी कंट्री कितने कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। पढ़ने के समय हम नहीं देखते। ओके, आओ देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, डॉटेड मैक्सिको से तो पास हो रही है, लेकिन बेटा साउथ अमेरिका की किसी कंट्री से पास, सॉरी सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स में से पास हो सकती है। बस आप लोगों को थोड़ा सा घबराहट पैदा करने के लिए एग्जामिनर बस ये नाम डाल देगा, एक नाम डाल देगा मैक्सिको। और ध्यान से देखिए, अगर हम अब दूसरा मैप एक देखेंगे तो उसमें आपको कुछ क्लियर होगा। जैसे मैक्सिको डाल दिया, बहामास डाल दिया, एक नाम और डाल देगा, बाकी एक नाम यहाँ से उठा के डालेगा,
सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, और हमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि ये सारी तो उधर ही हैं, फिर हम कहेंगे कन्फ्यूजन बहुत होती है सर। कन्फ्यूजन का कोई स्कोप है नहीं अगर हमने एक बार ढंग से देखा हो या पढ़ा हो। गांठ बांध लेना ज़िंदगी में कि सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक कंट्रियों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मैक्सिको से पास होती है, और इन कंट्रियों का आरंभ मैक्सिको के दक्षिणी बॉर्डर के बाद होता है, तो यहाँ से कैसे हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि कैरेबियन के अधिकतर आइलैंड्स में से ये पास नहीं होती, मतलब वो इसके नीचे रह जाते हैं। अधिकतर वर्ड यूज़ क्यों किया, उसका कारण है कि अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हो ना, वाइट वाइट, तो मैक्सिको से तो पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो, थोड़ा सा गौर फरमाओ, बहामास में से भी पास हो रही है। यहाँ देखो क्यूबा का भी एक अंग, क्यूबा का भी एक हिस्सा छू सा रहा है। तो इसलिए फिर हम ये नहीं कह सकते कि कैरेबियन आइलैंड्स पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ऐसा नहीं है। ओके, गुड, इतना समझ गए। यहाँ से समझ क्या आया बच्ची रुबिंदर को? समझ ये आया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे हैं अगर, तो मतलब इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, है ना? यही समझ आया रुबिंदर? मेजॉरिटी ये रीजन मिडिल अमेरिका इन्हीं के बीच में है ना। फिर हमारा ग्लोब, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच बीच में ये मिडिल अमेरिका है अधिकतर। क्लियर? तो ये रीजन कौन सा रीजन होता है? दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ वर्टिकल सन रेज। इट इज अ रीजन ऑफ वर्टिकल सन रेज ऑलमोस्ट राउंड द ईयर। ओके, मतलब वर्टिकल सन रेज का मतलब ये रीजन हाई हीट रीजन है, ये रीजन हाई हीट एरिया है। और हाई हीट का मतलब क्या है भाई जसनीत? जसनीत सोच रही है ये वर्टिकल सन रेज क्या होता है ना? ऐसा ही कुछ सोच रही हो ना? सोच रही हो कि नहीं? सीधे सीधे बताओ। तो सोच रही हो तो जल्दी बताओ, जो सोच है उसे छुपाना नहीं चाहिए। ओके, वो कोई प्राइवेट डोमेन नहीं है, उसे सामने रखिए ताकि आपकी सोच को हम सही कर सकें। ये ऐसा होता है कुछ मेरी बच्ची। इधर आओ, घर जाके अच्छी वाली ड्राइंग वाला ग्लोब बनाना। मेरा वाला तो ऐसा ही है, इसमें ये जो होती है ना लाइन से इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर माने वो जो ग्लोब है तो बीच से जब हम कट करते हैं तो दैट सेंटर लाइन इज इक्वेटर। ओके, और उसके ऊपर दिस लाइन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर इज ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इक्वेटर से साउथ में है तो साउथ लैटिट्यूड, इक्वेटर से नॉर्थ में है तो नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? और ऐसे में ये जो हमारा सन है ना, दिस सन, ओके, ये अर्थ के इंक्लाइंड होने की वजह से, अर्थ ऐसे सीधी नहीं है, इट इज़ इंक्लाइंड, और वो इस इंक्लाइंड मैनर में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इसकी वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि जब कोई चीज़ इंक्लाइंड है तो कभी उसका ये हिस्सा सन की रेज़ के इम्पैक्ट में रहता है, और जब वो इंक्लाइंड है तो फिर कभी ये हिस्सा सन की रेज़ के इम्पैक्ट में रहेगा, कभी ये हिस्सा, कभी ये वाला हिस्सा। इससे हमें ऐसा लगता रहता है कि जैसे सन की रेज़ इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, सन मूव कर रहा है पर सन मूव नहीं करता। तो वो अर्थ 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। इसकी वजह से सन की रेज़ जो कि इस तरह से सन है और ये अर्थ है उस पर फॉल करती हैं। इक्वेटर का इलाका है जहाँ सीधी फॉल करती हैं, बाकी रीजन्स में स्लांटेड फॉल करती हैं। जैसे टॉर्च की लाइट मेरी पाम पे, मेरे हाथ में कहीं पर सीधे फॉल कर रही हैं, कहीं पर स्लांटेड। इसलिए इस तरह से लाइट बनती है ना,
हम जब भी टॉर्च से लाइट बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना, ये स्पॉट होता है जहाँ सीधी पड़ती है, ये स्पॉट होते हैं जहाँ स्लांटेड पड़ती है। जहाँ सीधी पड़ेगी वो रीजन ऑफ हाई हीट होता है, वहाँ पे सीधी पड़ रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ा है लाइट को, वहीं यहाँ जाने के लिए लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। जितना छोटा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही रास्ते में आने वाले डस्ट पार्टिकल और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स उसे कम छितराएंगे, स्कैटर कम करेंगे, वीक कम करेंगे, वो पूरी कंसंट्रेटेड मैनर में उस रीजन पे जाके फॉल करेगी। ओके, और उसे एरिया भी कम कवर करना है सीधे गिरते हुए। जब वो स्लांट करेगी तो वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो इंटेंस लाइट क्रिएट होगी यहाँ पे, इससे इंटेंस हीट क्रिएट होगी। ऐसा ही इक्वेटर पे होता रहता है, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक भी ये फिनोमेना होता है, क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड होकर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। इसलिए दिस रीजन इज़ अ रीजन ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सन रेडिएशन, सीधे सीधे सनलाइट, सीधे सीधे हाई हीट एरिया। ओके, एक ठो लेक्चर देंगे आपको, उसको सुनिएगा, उसमें ये बहुत डिटेल में क्लियर है। ठीक है, और कोई डाउट? तो हाई हीट होने की वजह से अब जब आपके पतीले में पानी आपने रखा है और उस नीचे से बर्नर चालू कर लिया, हाई हीट कर दिया आपने, वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा। पानी उबलेगा तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा ना, भाप बन के उड़ जाएगा ना। तो जब हाई हीट है तो उस रीजन में इवेपोरेशन भी हाई होता है। इवेपोरेशन हाई होगा तो फिर वही हवा जिसमें पानी घुल गया है भाप बन के ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है, ऊपर जाके कंडेंसेशन से फिर बादल बनते हैं। तो इस रीजन में हाई क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, और जब हाई क्लाउड बनेंगे तो फिर बारिश ज़्यादा होगी ना। बारिश को यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, बारिश पड़ने के बाद बाहर क्या हो जाता है, सारा ह्यूमिड हो जाता है ना। तो ये जो रीजन है इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का इलाका, दिस एरिया इज एरिया ऑफ हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, हीट भी हाई रहती है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। ओके, बहुत सरल है। घर जाना, एक पतीले में पानी लेना, 1 घंटा उसके ऊपर हाथ रखना, हाथ में कुछ नहीं होगा। बर्नर चलाना, हीट बढ़ाना, अब उसके ऊपर हाथ रखना या प्लेट रखना, हाथ तो नहीं रखना, रिस्की है। प्लेट रखना, पूरी भाप चिपक जाएगी उस प्लेट के साथ। तो हाई हीट और उस प्लेट में क्या है, हाई ह्यूमिडिटी। ओके, और इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन जो होता है गर्मी और पानी, तो पंजाब में, हिंदुस्तान में जब ये मौसम चल रहे थे अभी जुलाई अगस्त वाले, गर्मी तो पूरी थी, उसी गर्मी में जैसे ही बारिश हो गई, चारों तरफ हरियाली हो गई कि नहीं, पेड़ पौधे पूरे खिलखिला गए कि नहीं। तो हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन हाई लेवल ऑफ वेजिटेशन क्रिएट करता है। क्या करता है, वेजिटेशन, हाई वेजिटेशन। वेजिटेशन को यहाँ सीधी भाषा में जंगल गिन लेना, जंगल उंगल जैसे फॉरेस्ट। ओके, तो दिस रीजन इज़ अ रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, दिस इज अ ट्रॉपिकल बेल्ट। ओके, ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है गर्म क्षेत्र। ट्रॉपिकल मतलब द गर्म प्रदेश। एक्सपीरियंसिंग the vertical rays of the sun. So due to that high heat, there will be high humidity, and it is the perfect combination for the high level of vegetation. So dense forest will be there. Okay, so this climate, तो क्योंकि हम इक्वेटर से ही किसी भी तरफ जाना शुरू करते हैं, इक्वेटर को ही हमने बेंचमार्क बनाया हुआ है, तो यहाँ से ही ABCDEFGH शुरू करते हैं। तो ये जो फिर क्लाइमेट है, दिस इज़ टाइप ए क्लाइमेट। और जो बिल्कुल पोलर एरिया का है, जो पोल का क्लाइमेट है, वो फिर ABCDE, दैट वाज टाइप